आज 2022-23 में जहां 95% इंडियन स्टार्टअप्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कोविड के बाद से स्टार्टअप्स तो क्या विप्रो, इन्फोसिस जैसी जायंट टेक ओरिएंटेड कंपनीज भी अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए ले ऑफ्स कर रही हैं। वहीं फैंटेसी क्रिकेट स्टार्टअप ड्रीम 11 ने पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। ड्रीम 11 का न केवल यूजर बेस बढ़ा है, बल्कि ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। साल 2020 में इनका रेवेन्यू था 1670 करोड़, 2021 में 2554 करोड़, जो कि साल 2022 में बढ़कर 3814 करोड़ हो गया। और पोस्ट कोविड फेज में जहां इन्फ्लेशन पीक पर है, ज़्यादातर कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं और जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1.21 लाख करोड़ पुल आउट किए हैं, वहीं ड्रीम 11 ने 15 इन्वेस्टर्स से $1.6 बिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसमें मेजर फंडिंग रेडबर्ड कैपिटल और फैल्कन एज इंडिया ने की है। और इसी के साथ इनकी वैल्यूएशन हो गई $8.4 बिलियन। तो गाइस, कैसे इस स्लो डाउन में भी ड्रीम 11 बाकी इंडियन स्टार्टअप से अलग स्टैंड आउट कर रहा है? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? एंड ऑलमोस्ट एक गैम्बलिंग या बेटिंग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट इसे बैन क्यों नहीं कर रहा है? एंड क्यों लोग इससे एडिक्टिव होते जा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। दरअसल 30 वर्षीय युवक मोहम्मद जियाउद्दीन ने ड्रीम 11 में टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए की राशि जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले शहाबुद्दीन नाम के एक ट्रक ड्राइवर पर जो रातों रात करोड़पति बन गए। उन्होंने फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 पर टीम बनाकर अच्छा भी लग रहा है। तो कितना आया है आपको फर्स्ट रैंक पे? फर्स्ट रैंक पे 1 करोड़ आया था, जिसमें 30% सरकार ने ले लिया। सरकार ने ले लिया। हाँ। तो काटने के बाद टोटल कितना मिला आपको? 70 लाख रुपए मिला है। 70 लाख रुपए मिला। ये बताइए कि आप कौन सा मैच लगा रखे थे जिसमें आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट? ऑस्ट्रेलिया। ड्रीम 11 की शुरुआत हर जैन ने साल 2007 में की थी। वो यूएस से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके इंडिया वापस आए थे। ड्रीम 11 का आइडिया उन्हें कुछ ऐसे आया कि जब वो यूएस में थे तो वहाँ ऑलमोस्ट हर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स के लिए फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स थे, एंड इंडिया में बावजूद इसके कि इंडिया में क्रिकेट का इतना क्रेज था, यहाँ पर क्रिकेट के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। तो इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने शुरुआत की ड्रीम 11 की। एंड उस टाइम का ड्रीम 11 आज के ड्रीम 11 से बिल्कुल अलग था। एक्चुअली उस टाइम हर कंटेस्टेंट को कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते थे प्लेयर सेलेक्ट करके एक टीम बनाने के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स परफॉर्मेंस इन रियल मैच कंटेस्टेंट्स को रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते थे। बस कंटेस्टेंट्स को कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते थे, और कंपनी का वन एंड ओनली रेवेन्यू सोर्स था छोटे मोटे एड्स जो वो अपने ऐप पर दिखाते थे। बट इससे उनका कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और साल 2010 तक इनके यूजर्स भी मात्र 50,000 के आसपास थे। हालांकि उस टाइम आईपीएल शुरू हो चुका था और आईपीएल की पॉपुलैरिटी भी ठीक ठाक थी, मगर आईपीएल फैंस इनके ऐप पर नहीं आ रहे थे। फिर कई महीनों की मार्केट रिसर्च और क्रिकेट फैंस को स्टडी करने के बाद हर जन को ये समझ आया कि इंडियन क्रिकेट फैंस जजमेंटल बहुत होते हैं, कि विराट ने ऐसे खेला होता, धोनी को इतने नंबर पर आना चाहिए, एंड केकेआर को आज इस प्लेयर को खिलाना चाहिए, वगैरह वगैरह। और अकॉर्डिंगली इन्होंने ड्रीम 11 के मॉडल को चेंज किया और 2012 में लॉन्च किया मार्केट फिट प्रोडक्ट। अब इस नए मॉडल पर जीतने वाले कंटेस्टेंट्स को मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए जाते। अब इस नए मॉडल को ज़रा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे एक बुकी 2 लोगों में सट्टा लगवाता है और बीच में अपना कुछ कमीशन खाता है, वैसे ही ड्रीम 11 भी अपने नए नए कॉन्टेस्ट करवाता है और थोड़ा सा अपना कमीशन लेता है। ड्रीम 11 पर तरह तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन एटसेट्रा। अभी हम क्रिकेट को समझते हैं। लेट्स से कि टीम बनाने का कॉन्टेस्ट चल रहा है और केकेआर एंड आरसीबी का मैच है, जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपये। तो कॉन्टेस्टेंट्स के 50 रुपये पे करते ही उन्हें 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, और इन्हीं क्रेडिट पॉइंट्स को यूज़ करके कॉन्टेस्टेंट्स अपनी टीम बनाएंगे। मींस हर प्लेयर को खरीदने के लिए कॉन्टेस्टेंट्स को कुछ क्रेडिट पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे, और कुछ प्लेयर्स का क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा होता है और कुछ प्लेयर्स का कम, डिपेंडिंग अपॉन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। अब जैसे कि इस केस में केकेआर और आरसीबी का मैच है, तो विराट कोहली और फाफ के 9 क्रेडिट्स हैं, नारायण के 8 क्रेडिट्स हैं और सिराज के 9 क्रेडिट्स हैं। इस तरह से कॉन्टेस्टेंट्स अपनी ड्रीम 11 पर एक वर्चुअल टीम बना लेगा, एंड कंडीशन ये है कि कॉन्टेस्टेंट्स एक टीम से मैक्सिमम 6 और मिनिमम 5 प्लेयर्स ही ले सकता है। और अब मैच स्टार्ट हुआ, सभी प्लेयर्स ने मैच खेला, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस उन प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स हर इवेंट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कैचेस के लिए अलग होते हैं, विकेट्स के लिए अलग होते हैं, स्टंपिंग के अलग और रन्स के अलग होते हैं। यहाँ तक कि कौन से प्लेयर ने कितनी बार अच्छी फील्डिंग की, इसके भी पॉइंट्स होते हैं। और मैच खत्म होने के बाद कंटेस्टेंट्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसे वो बाद में कैश में कन्वर्ट करके विड्रॉ कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं? उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और परफॉर्मेंस अगर खराब रही तो पॉइंट्स कम मिलेंगे। अब ज़रा ये समझते हैं कि इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो लेट्स से कि ये जो 50 रुपये का कॉन्टेस्ट था, इसमें 3 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 1.5 करोड़। अब ड्रीम 11 इसमें से 20% अपना कमीशन रख लेगा, यानी 30 लाख रुपीज़। अब प्राइस पूल कितना बचा? 1.5 करोड़ माइनस 30 लाख इज इक्वल टू 1.2 करोड़। अब ये 1.2 करोड़ रुपीज़ उन 3 लाख लोगों में बांटे जाएंगे। वेल, टेक्निकली देखा जाए तो 3 लाख लोगों में नहीं, बल्कि प्राइजेस सिर्फ टॉप के 50% लोगों में ही बांटे जाते हैं, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल, लेट्स से कि फर्स्ट पोजीशन में जो आया है उस कॉन्टेस्टेंट को 1 लाख रुपए दिए गए, तो सेकंड पोजीशन वाले को 80,000 दिए जाएंगे और थर्ड वाले को 30,000, एंड ऐसे करते करते मे बी 1.5 लाख पोजीशन पर जो कॉन्टेस्टेंट होगा उसको कहो 100 रुपये ही मिले।
मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 एक बुकी की तरह काम करता है जो कई सारे लोगों को साथ बिठाकर सट्टा खिलवाता है। बट पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत गैम्बलिंग तो इंडिया में बैन है, और राजस्थान के रहने वाले मिस्टर चंद्रेश शांकले जब ड्रीम 11 पर 50,000 रुपये हार जाते हैं तो वो इस एक्ट के तहत इस कंपनी पर 2017 में केस कर देते हैं कि ये कंपनी ऑनलाइन सट्टा खिलाती है, जो कि इलीगल है। फिर कई महीनों की हियरिंग्स के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ड्रीम 11 के पक्ष में फैसला सुनाती है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाना गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि इसमें टीम बनाने के लिए आप अपने स्किल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करते हो कि कौन सा प्लेयर किस पिच पर बेहतर खेलता है। पिच स्पिनर्स के लिए बेहतर है या पेसर्स के लिए, या फाइनल मैच में क्रिस गेल एज यूजुअल जल्दी आउट हो जाएगा, या बड़े मैचेस में धोनी अच्छा परफॉर्म करता है। बट फिर भी ये कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। ड्रीम 11 के अगेंस्ट इंडिया के कई कोर्ट्स में एक के बाद एक कई पिटिशंस डाली गई, बट 2021 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और ड्रीम 11 को लीगली फीजिबल बिजनेस बताया। और इस जजमेंट के बाद ड्रीम 11 प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हो गया। तब तक अगर किसी को भी ड्रीम 11 गेम खेलना होता तो वो इनकी वेबसाइट से जाकर APK फाइल डाउनलोड करता था। मगर केस जीतने के बाद भी ड्रीम 11 की इमेज पर ठीक ठाक डेंट लग चुका था। आए दिन मीडिया पर लोगों के बैंकक्रप्ट होने की कहानियां मॉरली इनकरेक्ट बताए जाने की वजह से ड्रीम 11 की इमेज को काफ़ी नुकसान हुआ था। मगर फिर इन्होंने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक और धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और टैगलाइन दी, खेलो दिमाग से। तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से, खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। सेम फेस सेम ड्रेस सेम सेम नेकलेस, टॉप मेरे सच टॉप तेरा होमवर्क। मेरा बोलो यादव, मेरा बोलो क्रिस, देख तेरे बोलो को पड़ेगा 6। कुछ नहीं होगा फाइट से, खेलो दिमाग से। ये है इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम। ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, जॉइन क्रोर्स ऑफ इंडियंस। खेलो दिमाग से। और कैप्टन कूल, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर उसने बोल दिया कि टीम बनाओ तो मतलब टीम बनाओ, और ड्रीम 11 के प्ले स्टोर डाउनलोड्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसके अगले साल ही ड्रीम 11 का मार्केट शेयर 50% बढ़ा और बढ़कर 75% हो गया। 2020 में जहां इनका प्रॉफिट 104 करोड़ रुपए था, 2021 में 327 करोड़ हो गया, मगर 2022 में इनका प्रॉफिट 142 करोड़ ही था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी अभी एक्सपैंड कर रही है, और 2022 में 222 करोड़ से तो सिर्फ इन्होंने IPL स्पॉन्सर किया था, एंड धोनी ने भी ठीक ठाक चार्ज किया ही होगा। मीन्स कंपनी अभी एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ज़रा ये समझते हैं कि मार्केटिंग के अलावा ड्रीम 11 में ऐसा क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू और यूज़र बेस पिछले कुछ सालों में इतनी तेज़ी से बढ़ा है। लोगों को ड्रीम 11 में ऐसा क्या मज़ा आ रहा है कि 2015 में जहाँ इनके 30 लाख यूज़र्स थे, 2018 में 45 मिलियन और 2020 में 10 करोड़ यूज़र्स हो गए। तो ड्रीम 11 का यूज़र बेस बढ़ने के दो मेन रीजंस हैं। पहला, लो एंट्री बैरियर। यूजुअली अगर आप किसी बुकी के पास जाओगे बैटिंग करने के लिए तो आपको मिनिमम 500 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और बड़े बुकीज तो 5-10 हज़ार से नीचे बात ही नहीं करते। पर ड्रीम 11 पर ऐसा नहीं है। आप मात्र 50 रुपये से भी खेलना स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि कुछ कॉन्टेस्ट तो 19 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं। मतलब एक 10 साल का बच्चा भी अपनी स्किल्स टेस्ट कर सकता है। और इस लो एंट्री बैरियर की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रीम 11 पर पहली बार तो गेम जरूर खेलेंगे, और अगर किसी ने एक बार भी खेल लिया तो वो बार बार खेलेगा। ऐसा क्यों, ये सेकंड पॉइंट में समझेंगे। तो इनका सेकंड पॉइंट है ईगो। अगर आपने ड्रीम 11 पर टीम बनाई तो दो आउटकम्स में से एक होगा, या तो आप टीम जीतेंगे या फिर हारेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आपका ईगो बूस्ट होगा कि आपके सेलेक्टेड प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अब आप दोबारा टीम बनाओगे, और दूसरा आउटकम है कि आप पैसे लूज कर देंगे। तो इस केस में ह्यूमन साइकोलॉजी संक कॉस्ट फैलेसी काम करती है कि आपका ईगो हर्ट हुआ है और अब आप पुराने नुकसान की भरपाई करने के लिए दोबारा खेलेंगे, और यही विशेष साइकिल चलती रहेगी। हालांकि कुछ लोग इसमें एक दो बार खेल कर निकल जाते हैं, मगर 95% लोग एडिक्ट हो जाते हैं और बार बार खेलते हैं। और आप जितनी बार भी ड्रीम 11 पर टीम बनाएंगे उतनी बार 20% कमीशन ड्रीम 11 के पास जाएगा। तो गाइस, ये था ड्रीम 11 का पूरा बिजनेस मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। या फिर अगर आप किसी बिजनेस की केस स्टडी चाहते हो तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।